पार्ट 2 वीडियो में CO2 और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, CO2 एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम जैसे कि जानते हैं कि ये सन है और यहाँ पे हम रहते हैं, ये है हमारा ट्रोपोस्फेयर। ये क्षोभ मंडल, हिंदी में क्षोभ मंडल कहते हैं इसको, हिंदी में इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जितना मौसमी घटनाएं हैं और जितना गैस मौजूद है, जितना गैस है और जितना क्लाइमेटिक कंडीशन मौसम, जितना भी गैस है वो सब इसी में होता है, क्षोभ मंडल में ही। ये एरिया इसका करीब 9 से 10 किलोमीटर का एरिया होता है नीचे से लेकर के। तो यहाँ से सनलाइट चलना शुरू करता है, अल्ट्रावायलेट रेज यूवी चलना शुरू करता है। क्योंकि यहाँ पे CO2 है, CO2 क्या है, एक लेयर बनाए हुए है, धरती के निचले स्तर में एक लेयर बनाए हुए है। ये अल्ट्रावायलेट रेज को एंट्री करने देता है, आने देता है। ये आता तो शौक से है, ये आता तो है, लेकिन इसको रिटर्न नहीं होने दिया जाता है। किसके द्वारा? CO2 के द्वारा। CO2 ट्रैप कर लेता है, CO2 क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, फंसा करके रख लेता है। किसको? सूर्य से आने वाली गर्मी को, सूर्य से मिलने वाली गर्मी को। और यह CO2 क्या कहता है, CO2 कहता है कि यहाँ पे वन वे रास्ता है। कैसा रास्ता है? वन वे रास्ता है। सूर्य महाराज जी, आप आ सकते हैं, लेकिन आपकी गर्मी को मैं जाने नहीं दूंगा, इसको फंसा करके रख लूँगा, इसको पकड़ करके रख लेता है। तो इस तरह से ये ट्रैप कर लेता है और जाने नहीं देता है। इसके वजह से अब क्या होता है कि दिन के टाइम में तो ये सनलाइट है। तो दिन के टाइम में तो अगर ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है तो यहाँ पेड़ पौधा है, तो दिन के टाइम में तो सनलाइट मिला इसको। सनलाइट से क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया, प्रकाश संश्लेषण किया दिन में, डे टाइम। लेकिन ये जो यूवी इसका आया, हीट आया, और इसको ट्रैप कौन कर लिया? CO2। इसको वापस लौट करके एटमॉस्फेयर से जाने नहीं दिया, रोक दिया। अब तो दिन के समय में तो सनलाइट मिलता है तो फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन यही जो ट्रैप कर लेता है हीट को, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो रात के समय में फिर ATP के माध्यम से रात में जो है कि यह अपना प्रकाश संश्लेषण दिन में और ATP के माध्यम से रात में अपना प्रक्रिया करता है पेड़ पौधे। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका कि कैसे ट्रैप कर लेता है। ट्रैप, यहाँ से हीट आएगा लेकिन ये रिटर्न नहीं होगा, ये फंस जाएगा इस लेवल में। कौन करेगा इसका? CO2। क्यों? इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है, CO2, और एक इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। अब आते हैं कि CO2 ऐसा क्यों करता है। CO2 सहयोगी है किसके लिए? क्योंकि इसको चिंता है CO2, और ये पता जान लीजिएगा कि ये क्षोभ मंडल में होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है सब। अब CO2 को चिंता है किस चीज के लिए? पेड़ पौधों के लिए। CO2 को चिंता है पेड़ पौधों के लिए, कि हमारा जो पेड़ पौधा है वो जीवित कैसे रहेगा। इसलिए यह हीट को ट्रैप करता है और इनके पत्तियों से फिर फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अगर ये हीट को पकड़ करके ना रखे, अगर ये सनलाइट के हीट को पकड़ के ना रखे और CO2 का ये काम ना रहे, अब CO2 का ये काम ना रहे कि हीट पकड़ के ना रखे, तो ऐसा हम कह सकते हैं
कि एक लंबे समय के बाद हमारी धरती जो है कि धरती का 33 डिग्री तक टेम्परेचर घट सकता है, हमारे अर्थ का 33 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो सकता है। कितना? 33 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, लगभग 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन कर जाएगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड इस सनलाइट से आने वाले हीट को ट्रैप करके न रखे, अगर पकड़ करके न रखे तो। आप जो कार्बन डाइऑक्साइड को हमेशा हानिकारक गैस समझते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि हानिकारक कोई भी चीज तब होता है जब एक्सेस अमाउंट में होता है। एक्सेस एवरीथिंग इज बैड। अधिक होना किसी चीज का, बहुत अधिक होना किसी चीज का बुरा है, लेकिन जरूरी सब चीज है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप कर लेता है, जिसके वजह से ये सहयोगी किस किस में है, इसको लिंक करते हैं कि यहां से ये चला CO2 लिंक करता है, ट्रैप कर लिया हीट को। ये किसको? पेड़ पौधे के लिए जरूरी है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस करने के लिए जरूरी है, और तभी तो ये फिर ऑक्सीजन छोड़ पाएगा, तभी तो ये फिर ऑक्सीजन छोड़ पाए। अब अगर ये हीट को ट्रैप ना करे तो एग्रीकल्चर के फील्ड में भी दिक्कत है, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी दिक्कत है। पैडी का खेती नहीं हो पाएगा, पैडी का खेती, धान का खेती नहीं हो पाएगा, क्योंकि 33 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डाउन कर जाएगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से आने वाली गर्मी को पकड़ करके न रखे। ग्रीन हाउस गैसेस बेनिफिशियल कैसे है? रिस्पॉन्सिबल तो है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बेनिफिशियल भी है। रिस्पॉन्सिबल ये सारा है जितना हम बताए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि वाटर वेपर, CO2, N2O, CH4, ओजोन, ओजोन में CFCS जो आता है। फिर बताए थे हाईकोट, हाईफोट, फिर हाईफोट, HF, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन बताए थे। फिर बताए थे पैराफ्लोरोकार्बन के बारे में, और फिर बताए थे SF6, और फिर बताए थे NF3 के बारे में। तो क्या है कि ये सब इम्पोर्टेंट है, अगर ये सब ना रहेगा तो हमारा धरती गर्म रहना जरूरी है, लेकिन एक लिमिट में, एक लिमिट में हॉट जरूरी है। अगर ये सब ना रहे तो हमारी धरती का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। तो अभी कितना है जाता है? नॉर्मल तो यही करीब रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो है कि गर्मी का मौसम छोड़ करके टेम्परेचर यही रहता है करीब 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 25-24 रहता है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये सब समाप्त हो जाए, अगर ये सब समाप्त हो जाए तो हम 0 डिग्री सेल्सियस पर चले जाएंगे, जहाँ की एक ऐसा दुनिया होगा जहाँ की एग्रीकल्चर संभव नहीं होगा, जहाँ मैन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगा, जहाँ की हमारे पास क्रॉप और खाने की चीज़ों को उपजाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, क्योंकि इस टेम्परेचर में खेती के लिए टेम्परेचर का हाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर शायद गर्मी ना हो तो धान का खेती नहीं हो पाएगा, ठंडे प्रदेशों में धान की खेती नहीं होती है, इसलिए पोलर रीजन या फिर हाई लैटिट्यूड में रहने वाले देशों में धान की खेती नहीं होती है। हीट, धान की खेती के लिए गर्मी का होना इसलिए जरूरी है कि कहा जाता है कि क्रॉप, किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए, किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए गर्मी का जरूरत है, हॉटनेस का जरूरत है। जिस बीज को गर्मी नहीं मिला वो अंकुरित नहीं हो पाता है। तो जिस भी सीड्स को
अगर हॉटनेस नहीं मिला, गर्मी नहीं मिला, तो वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम धान की खेती इसका सर्वश्रेष्ठ, धान का जो खेती है इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि इसलिए हम गर्मियों के मौसम में धान की खेती करते हैं। और धान एक खरीफ फसल है, गर्मियों के मौसम में धान की खेती करते हैं। इसलिए शायद जो वेस्ट बंगाल है इंडिया में वेस्ट बंगाल में टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, और ये धान का खेती सीजन में 2 बार करता है। धान का खेती साल में 2 बार वहाँ लगता है। एक साल में 2 बार वहाँ धान का खेती होता है, ठंडा के मौसम में भी, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ फेवरेबल है उतना जितना चाहिए धान का खेती के लिए, 24 माह रहता है। तो वेस्ट बंगाल इंडिया में ऐसा है जहाँ की धान का खेती साल में 2 बार होता है। जनरली बिहार, झारखंड, यूपी में धान का खेती साल में 1 बार लगाया जाता है, जो कि अभी इस करीब जुलाई से अगस्त के महीने में उसको रोप लिया जाता है, और फिर 3 महीने बाद जब फसल बनकर तैयार हो जाएगा तो इसको काट लिया जाएगा ठंडा के मौसम में। तो ग्रीन हाउस गैसेस इसलिए इम्पोर्टेंट क्यों है, हम जान गए कि ट्रैप करता है CO2, और ये इम्पोर्टेंट है कि हीट को ट्रैप करता है। इसके वजह से ट्रीज है, और ट्रीज हमें ऑक्सीजन दे पा रहे हैं, और यही भाई साहब के कारण हमारा खेती हो पा रहा है। इनके साथ साथ सहयोगी हैं। कौन कौन हीट को ट्रैप करने में? इनके साथ साथ सहयोगी हैं, इनके फ्रेंड हैं H2O, N2O, CH4, जो लिस्ट में लिखवाए हैं। लेकिन CO2 इज द मेन नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को हीट को ट्रैप करने के कारण ये कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देता है। और इसके सीक्वेंस को देखते हैं कि अगर ये हीट को ट्रैप न करते तो ट्रीज को दिक्कत होता, ये O2 नहीं दे पाते, फिर एग्रीकल्चर को दिक्कत होता, कोई सीड्स नहीं उपजता। लेकिन क्या है कि कहा जाता है कि अर्थ का जुड़वा वह वीनस, शुक्र है। अर्थ का जुड़वा वाहन वीनस, शुक्र है। अब हम बोले कि अगर CO2 ना रहे तो 33 डिग्री टेम्परेचर डाउन कर जाएगा, मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस का होना जरूरी है। अगर ना रहेगा तो टेम्परेचर एकाएक से डाउन कर जाएगा, और हम फिर हिम युग और शीत युग में चले जाएंगे। जो कि मानव के जीवन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, उसके जिंदा रहने के लिए एक उचित तापमान नहीं है। तो हम बात करेंगे अर्थ और शुक्र के बारे में कि क्यों शुक्र पे जीवन नहीं है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो अर्थ पर भी है, लेकिन इसका मात्रा 0.03% है, और ये तापमान को वृद्धि करने में उतना नहीं सहयोगी है कि आदमी मर जाए। लेकिन वहीं शुक्र कहता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास है। पृथ्वी के बहन जो है, पृथ्वी की जो सिस्टर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में रखती है, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होने की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस है। तो पृथ्वी की बहन जो है वो बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, जो पृथ्वी की बहन है वो बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को रखे हुए है। इसके चलते हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमको अब पृथ्वी के गोला पर मन नहीं लग रहा है तो हम शुक्र ग्रह पर जा करके रहेंगे। तो जाइए, इतना अधिक गर्मी है कि क्या बचेगा क्या रहेगा कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन हमारा अर्थ इतना अच्छा है, ये दोनों बहन कहलाती है,
लेकिन एक बहन का देखिए कि क्या, एक बहन का क्या जो है कि यहाँ पर पर्सनालिटी है और एक बहन का क्या पर्सनालिटी है, कि ये अर्थ बहुत सीधी सादी हमारी धरती माता ये सब चीज को नियंत्रण में रखती है कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन जरूरत भर है। और लेकिन और ये शुक्र ग्रह जो है इसको शुरू से गाइडेंस नहीं सही मिला, ये मान आदर में रह गया और क्या है कि अपना कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते गया और इसके वजह से क्या है कि एक इतने लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा के लेके चले गए कि आज कहा जाता है कि पृथ्वी की बहन कौन है, शुक्र ग्रह। लेकिन शुक्र ग्रह पे हम जाकर रह सकते हैं, देख सकते हैं कि इसकी बहन कैसी है। अगर हम जाएंगे तो 475 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा, हाईली डेंस कार्बन डाइऑक्साइड, तो बच करके भी नहीं आएंगे। तो हाँ, दूर से ही प्रणाम है बहन को, पृथ्वी की बहन शुक्र को दूर से ही प्रणाम करने का ज़रूरत है, वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं है, वरना आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम ये बोले कि सब ज़रूरत के हिसाब से सब सही है। CO2 के ऊपर बोल रहे हैं कि ज़रूरत के हिसाब से सब सही है, 0.03% है, ठीक है अर्थ पे। लेकिन इसी की बहन जो है वेनस शुक्र, वो 475 डिग्री सेंटीग्रेड अपना टेम्परेचर बढ़ा करके रखी हुई है। और अर्थ पे क्या है कि अगर ये ना रहेगा तो 33 डिग्री टेम्परेचर इसका डाउन कर जाएगा, जिसके वजह से हम फिर कहाँ पहुँच जाएंगे, अगर 0 डिग्री पे पहुँच गया माइनस पे, तो फिर हम कोल्ड एरा में पहुँच जाएंगे जहाँ कि हमारा जीवन कोलैप्स कर जाएगा। तो CO2 तो अपने हिसाब से काम करता है, इसको जितना ज़रूरत है ये अपना काम करता है। इसको अंडरस्टैंडिंग है कि हमको कितना सूर्य से हीट को ट्रैप कर लेना है और इसको लौटने नहीं देना है, इसको फंसा करके रखना है। इसको ज्ञान है, CO2 को पता है, इसके सहयोगी जो मित्र हैं उसको भी पता है। लेकिन इसको जितना उपयोग होता है ये अपना काम करता है नेचर के हिसाब से। नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये अपना पेड़ पौधा को जितना ज़रूरत है उतना करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, एग्रीकल्चर में सहयोग करेगा और ये संतुलन को बनाए रखता है धरती माता के सन लाइट से जो आता है। इसको जितना ज़रूरत होता है वो अपना कॉम्बिनेशन बना के रखने का प्रयास करता है। लेकिन हम अपना कॉम्बिनेशन, हम जो मानव हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, क्या है, ह्यूमन जो है, इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे कि ह्यूमन इज सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन इज ए सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। हम जो अपने आप को बुद्ध प्रबुद्ध कहे जाने वाले लोग हैं, हमारा कर्मात से कैसे धरती बर्बाद हो रहा है उसको सुनिए, देखने का ज़रूरत है कि हम जो अपने आप को सूट बूट वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल कहते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल हैं, आप इंटेलेक्चुअल नहीं हैं। हम एक किसी का स्पीच सुन रहे थे, उसमें बोला था कि हम इतने भोले भाले लोग हैं, आदमी के बारे में बोल रहा था कि हम इतने भोले वाले लोग हैं कि कुछ भी हो रहा है तो हमें लगता है कि अजी हम कहाँ से उसके जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार उसके कहाँ से हैं। लेकिन हम जिम्मेदार हैं, कैसे हैं देखिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड अपना काम कर रहा है, लेकिन मानव अपने कृत्यों से परेशान है। आदमी का महत्वाकांक्षा इतना बड़ा है कि वो कहीं रुकने के लिए तैयार नहीं है, वो निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहता है। इसके वजह से क्या है कि मान के चलिए कि ये कोई एक इकोसिस्टम है, कोई पहाड़ है छोटा सा, यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, ये पेड़ है, नीचे क्या है, कोयला जमा होगा, पेट्रोलियम जमा होगा, और ये पेड़ जो इस तरह से पहाड़ों पर लगी रहती है या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पेड़ पौधा है, हम जिसको कि काट रहे हैं, और यहाँ पे नीचे पेट्रोलियम है और कोयला है। तो एक चीज जानने का जरूरत है कि जहां भी कोयला है और जहां भी पेट्रोलियम है, इस बात का सबूत है कि यहाँ किसी समय में जीवन हुआ करता था।
ये कोयला इस बात का सबूत है कि एक समय में यहाँ पे घना जंगल हुआ करता था और आज ये दब गया, और दबने के बाद लाखों करोड़ों साल के दबने के बाद ये जो है कि रूप ले लिया कोयले का, पेट्रोलियम का। जीवाश्म दब गए, जीवन था यहाँ पे। कोयला क्या बताता है? कोयला कहीं जगह पे दबा हुआ है तो ये बताता है कि किसी समय में यहाँ पे जीवन था। तो कोयला के लिए एक शब्द है कि ये बताता है कि यहाँ जीवन था, लाइफ एग्जिस्ट करता था यहाँ, तभी तो यहाँ पेड़ पौधा था, तभी तो यहाँ जीवाश्म को दबने के बाद पेट्रोलियम बना। तो कोयला जहाँ भी आज है वो बताता है कि यहाँ पे एक सघन आबादी हुआ करती थी, लोग यहाँ रहते थे, जीवन थे यहाँ पे, संभव था, आदमी प्रेजेंट था, जानवर प्रेजेंट थे, और कोयला इस बात का सबूत है कि पेड़ पौधा भी प्रेजेंट थे। लाइफ एग्जिस्ट करता था यहाँ पे किसी न किसी समय में, लेकिन वो कोलैप्स कर गया किसी रीजन से, किसी कारण से कोलैप्स कर गया, क्योंकि काल की गति को कोई नहीं रोक सकता है। और हम ये इस चीज़ को कह सकते हैं कि जो आज है वो कल नहीं होगा, एकदम फिक्स है, नहीं होगा, चाहे उसमें कितना समय लगे, लेकिन खत्म होना तय है। जिस तरह से आज धरती में कोयला इस चीज़ का प्रमाण है कि यहाँ जीवन था, अन्यथा कोयला, हम जानते हैं कि कोयला पेड़ पौधा से आता है, जीवाश्मों से पेट्रोलियम बनता है, और फॉसिल से पेट्रोलियम बनता है। तो ये जीवन था तभी तो यहाँ पे संभव था इस चीज़। अगर लाइफ एग्जिस्ट ना होता तो जीवाश्म कहाँ से आ गए यहाँ पे, और कोयला कहाँ से आ गया? अगर यहाँ पे जीवन नहीं था तो, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता था तो यहाँ कोयला कैसे आ गया? तो इस चीज़ का प्रमाण है कोयला। हम इस चीज़ को क्या करते हैं कि आदमी अपने कोयला को निकालने के चक्कर में, ये पेड़ है, कोयला को निकालने के चक्कर में इस पहाड़ को तोड़ देता है, पहाड़ को तोड़ने के बाद कोयला निकालता है, कोयला निकालने के बाद इसको झूम खेती भी कहते हैं, झूम एग्रीकल्चर, इसको झूम एग्रीकल्चर कहते हैं कि पहाड़ों से झूम एग्रीकल्चर करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती होती है, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में। तो झूम खेती करने के चक्कर में हम पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों को काटने के बाद क्या करेंगे, उसे वहाँ से ढोना होगा, ढोने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे, ढोने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे तो उसमें गाड़ी का यूज करेंगे, व्हीकल्स का यूज करेंगे, व्हीकल्स यूज करेंगे तो पेट्रोलियम यूज करेंगे, गाड़ी यूज करेंगे तो पेट्रोल को यूज करेंगे। फिर उस कटिंग ट्री जो है, कटिंग ट्री को हम ले जा करके उसको क्या करेंगे, फायरवुड बनाएंगे, जलाएंगे, जलाएंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। फिर जो कोयला निकालेंगे उसमें उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे और किसी फैक्ट्री में पहुंचाएंगे, फिर वो फैक्ट्री में कोयला बर्न होगा, फिर यहाँ पे CO2 बनेगा। और ये जो पेट्रोल हम जला रहे हैं गाड़ी को, ट्रांसपोर्ट को इधर उधर करने के लिए, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है। तो हमारा लगातार जो है कि मानवीयकृत जो मनुष्य का एक्टिविटी है कि वो सबसे पहले तो डिफोरेस्टेशन किया, पेड़ को काटा, पेड़ को काटने के बाद वहाँ से उसको जलाने के लिए लेके गया, तो व्हीकल का यूज किया, गाड़ी का यूज किया, तो उसमें पेट्रोल यूज किया, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला। जो ट्री काट करके जलाया वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला, और जो कोयला निकाला उसको ले जाकर फैक्ट्री में पहुँचाया और वो कोयला जलेगा और कोई सेकेंडरी प्रोडक्ट बनेगा, तो वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांसपोर्टेशन में, अर्बनाइजेशन में, शहरीकरण में, फ्यूल को बर्न करने में, कोयला को जलाने में, पेट्रोलियम को जलाने में, पेड़ को काटने में, हमने हर जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को इंक्रीज किया, ताकि चूंकि प्रकृति से कार्बन डाइऑक्साइड अपना जितना उसको ज़रूरत था उतना ले रहा था, ये जितना ज़रूरत था इसको उतना मेंटेन कर रहा था, लेकिन ये बेचारा कोई आदमी नहीं है कि आदमी से फाइट कर सके, ये गैस है, इसलिए आपसे ये लड़ने शारीरिक रूप से नहीं आता है,
आपको ये किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा। आपने बेवजह के इसको छेड़छाड़ किया, क्या ह्यूमन एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ा, जिसमें कि क्या है, कोल माइनिंग है, डिफोरेस्टेशन है, पेड़ का कटना, फिर व्हीकल्स का अत्यधिक यूज है, पेट्रोलियम का यूज है, बर्न करते हैं, किसी चीज़ को जलाते हैं आप, फैक्ट्री में से गैस जो निकलता है। आपने अपने मानव कृत्यों से सो कॉल्ड ह्यूमन जो है कि लगातार CO2 में वृद्धि कर दिए। CO2 कहता है कि हम 0.03% नेचुरली ठीक हैं, और हमको फोटोसिंथेसिस करने के लिए जितना चाहिए हम उतना सूर्य की रोशनी से ले लेते हैं और इतना हीट को ट्रैप करके रख लेते हैं, फंसा लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, फंसा लेते हैं हीट को, और हम उसको अपने प्रकार से यूज करते हैं। लेकिन कहा कि अब ये जो आप प्रोड्यूस कर दिए इसका हम क्या करें, ये जो आप प्रोड्यूस कर दिए इसका तो हमको ज़रूरत नहीं था, ये तो ज़रूरत नहीं था, अब इसका क्या किया जाए, ये तो ज़रूरत नहीं था। तो इसके लिए फिर हम जो झेल रहे हैं मौसमी घटनाएं, कि जो अनइवन टेम्परेचर, बारिश कभी होना है तो कभी नहीं होगा, आंधी तूफान अचानक से, गर्मी टेम्परेचर, अत्यधिक टेम्परेचर बढ़ जाना, क्या है कि गर्मी का अत्यधिक बढ़ जाना, जैसे जनरली 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया। नॉर्मल इतना टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर 35 to 36 रहना चाहिए। हमने ग्लोबल वार्मिंग में बोले कि ओजोन गैस भी सहयोगी होता है। क्यों सहयोगी होता है कि आपने कैसे ग्लोब को गर्म किया, CFCS गैस है, AC और फ्रिज को लगा दिया मकान में, AC और रेफ्रिजरेशन का यूज हो रहा है, और इस एयर कंडीशन से जो गैस निकलता है, व्हीकल से जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, गाड़ियों के धुओं से कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हम मानवीय कृत्यों से लगातार CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। वाटर वेपर जो वाष्प बन के उठ रहा है वो भी हीट को ट्रैप करता है, फंसा के रखता है। मीथेन, धान के खेतों में मीथेन उत्पन्न होता है, धान के खेतों से मीथेन उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा इसको, कि धान का खेती से मीथेन उत्पन्न होता है, और वेटलैंड से होता है, आर्द्र भूमि से भी, गीला जगह से। इसको पढ़ाएंगे कि कहाँ होता नहीं होता, लेकिन ये सारा चीज जो है कि हीट को रेडिएट करके एटमॉस्फेयर में फंसाए रख रहा है, इसको कहीं निकलने का जगह नहीं बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, और साथ में हम जो यूज कर रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड जो हॉस्पिटलों में हास्य गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी टेम्परेचर को इंक्रीज करने में मदद कर रहा है। इसके बाद ओजोन बता ही दिए। इसके बाद आपका ये हाइड्रोक्लोरो कार्बन HCFC, फिर हाइड्रोफ्लोरो कार्बन, फिर जो है आपका SF6, NF3, ये सारा चीज जो है कि रेगुलरली ह्यूमन एक्टिविटी से इंक्रीज कर रहा है, और ह्यूमन एक्टिविटी से इंक्रीज करने के कारण हम जो है कि इसको अनइवन टेम्परेचर के रूप में झेल रहे हैं। और अनइवन टेम्परेचर क्या है कि या तो हैवी रेनफॉल हो जाना, वर्षा हुआ तो इतना कि धर के सब बहा दिया, या तो ड्राई मौसम, टेम्परेचर का इंक्रीज, गर्मी बहुत लगने से क्या है कि फिर पेड़ पौधे और जानवरों में समस्या का उत्पन्न होना। तो हीट के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो सारा प्रॉब्लम। अब ये क्या है कि एक रिपोर्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड
ग्रीन हाउस उत्सर्जन के बारे में है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में है कि यहाँ पे ईयर है और लिख लीजिएगा, मेंस में लिखने में काम आएगा। और यहाँ पे CO2 है, ppm, पार्ट्स पर मिलियन में काउंट होता है CO2। तो ये कहता है कि 1970 ईस्वी में अगर CO2 को काउंट किया गया था तो 330 पार्ट्स पर मिलियन CO2 काउंट हो रहा था। वहीं अगर इसके ठीक 20 साल बाद काउंट किया गया 1990 ईस्वी में, तो ये 350 पार्ट्स पर मिलियन, 20 पार्ट्स पर मिलियन 20 साल में बढ़ गया। फिर अगर ये 2000 ईस्वी में किया गया काउंट तो ये 370 हो गया। पहला 20 सालों में 20 बढ़ा, दूसरा 10 सालों में ही 20 बढ़ गया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। तीसरा 2010 में किया गया काउंट, 2010 में काउंट किया गया तो ये 390 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब हर एक 10 सालों में 20 करीब जो है कि 20 पार्ट्स पर मिलियन, ये कार्बन डाइऑक्साइड को काउंट करने के लिए एक यूनिट्स है। तो करीब 20 पार्ट्स पर मिलियन शुरुआती में 20 सालों में 20 बढ़ा, और इसके बाद जैसे जैसे देखिए पॉपुलेशन बढ़ा, 1990 के बाद का दशक, जो हमारा सो कॉल्ड युवा, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, हम लोग सूट बूट पहनने वाले लोग आए जब से, तब से हम पर्यावरण को अंधाधुंध धुनाई किए। और इसके लिए क्या है कि हम तो पढ़ ही लिए कि डिफोरेस्टेशन क्या है, झूम कृषि करते हैं, एक कारण है। डिफोरेस्टेशन एक कारण है। माइनिंग ऑफ कोल एक कारण है। और ट्रांसपोर्टेशन कारण है, जो हम इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं जिसमें पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन एक कारण है, शहरीकरण हम जो कर रहे हैं। फ्यूल का बर्न होना, फ्यूल को बर्न करना, वो एक कारण है। कोल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, वो है। और पेट्रोलियम गैस जो यूज कर रहे हैं, ये सारा चीज़ CO2 को इंक्रीज कर रहा है। और एग्रीकल्चर से भी मीथेन गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी, जो एग्रीकल्चर से मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रहा है धान के खेती से CH4 का उत्सर्जन हो रहा है, क्योंकि इंडिया में धान की खेती बहुत अधिक होती है। तो याद रखिएगा कि धान की खेती से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और मीथेन गैस कहाँ से, सुने होंगे कि कुआं से निकलता है। मतलब कि जो डीप जगह होगा, जो गड्ढा वाला जगह होता है, वहाँ से मीथेन निकलता है। और दलदल जगह से भी निकलता है, आर्द्र भूमि जिसको कहते हैं, दलदल जगह से भी निकलता है मीथेन गैस। इसके बारे में बता देंगे 10 मिनट का, ये लंबा हो जाएगा सिर्फ इस पर बात करने लगेंगे तो हम कहते हैं अब क्या है कि अब इतना चीज होने के बाद हम पढ़ लिए कि 1970 में 330 पार्ट्स पर मिलियन था, 1990 में 350 हो गया, 2000 में 370 हो गया, 2010 में 390 हो गया। और हम पढ़े कि जो धरती की बहन है, सिस्टर, जो धरती की बहन जी हैं, शुक्र ग्रह, वो कैसे 475 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यहाँ का टेम्परेचर इतना है, तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। और यहाँ पे जीवन संभव है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नियंत्रित था। लेकिन हम ह्यूमन एक्टिविटी को इस तरह इस लेवल पर लेकर के गए कि चूंकि हमें विकास करना है, हमें डेवलप करना है, तो हम क्या करेंगे, पेड़ काट छांट रहे हैं विकास के, डेवलपमेंट के नाम पे। अब क्या है कि ये भी कहीं कहीं रिपोर्ट देखने के लिए मिलता है कि जहाँ CO2 का इंक्रीज होता है तो खेती में वृद्धि होता है, खेती या पेड़ पौधों के लिए वो फायदेमंद है। वो आर्टिकल कभी कभी आर्टिकल न्यूज में देखने को मिलता है। लेकिन
मतलब उसका बायोमास जो जैव द्रव्यमान होता है वो बढ़ जाता है। कहा जाता है कि जैसे ये आईसीआर का रिपोर्ट में कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से खेती बढ़ गई, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से खेती बढ़ गई, लेकिन अन्य जो चीज़ों को नुकसान हुआ उसका भरपाई हम भरपूर कर रहे हैं। और ये सच है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जैव मास बढ़ जाता है, बायोमास, जैव द्रव्यमान किसी चीज़ का बढ़ जाता है। जैव द्रव्यमान क्या होता है उसको समझ लीजिए कि ये कोई छोटा है और ये बड़ा हो गया, मास इसका इंक्रीज कर गया, मास इसका इंक्रीज कर गया तो इसको बायोमास कहते हैं। अब बायोमास में पानी को निकाल लीजिएगा, पानी को निकाल लीजिए तो बायोमास होता है। जैसे कोई फल है, फल है उसको निचोड़ दीजिए, उसमें से वाटर H2O को क्या करिए, रिमूव कर दीजिए, और जो बच जाता है वही बायोमास कहलाता है। तो मान लीजिए कि किसी का बायोमास इतना छोटा है, तो अगर CO2 इंक्रीज कर गया तो बायोमास भी उसका इंक्रीज कर जाता है। तो कभी स्टेटमेंट में पूछे कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से बायोमास इंक्रीज कर जाता है, जैव द्रव्यमान बढ़ जाता है, तो हाँ बढ़ जाता है। लेकिन इसका अदर साइड इफेक्ट भी हमको देखना चाहिए। अब 2 मिनट का 2 मिनट में एक चीज़ कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं और हम पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने के लिए ये जो हाई एल्टीट्यूड, हाई लेटीट्यूड के जो कंट्रीज हैं, जो गोरे लोग हैं, गोरे लोगों ने मीटिंग शुरू किया, जो अमेरिका, यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन, इसके लिए एक सम्मेलन किया कि कैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए। और उन्होंने ये यूरोपीय कंट्री, यूएसए, ब्रिटेन, ये सब बैठक किए, और बैठक करने के बाद इन्होंने कहा कि किस तरह से हम जो है कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। तो 11 दिसंबर 11 दिसंबर 11 दिसंबर 2000 11 दिसंबर 19 सॉरी तो 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में, क्योटो कहाँ, जापान, जापान के क्योटो शहर में बैठक करते हैं ये यूरोपीय कंट्री। और वहाँ पे 1997 ईस्वी में ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम कैसे किया जाए उसके लिए चर्चा किया जाता है। तो और ये चीज़ को देखिए, यहाँ पे बैठक 11 दिसंबर 1997 को किया जाता है, लेकिन 16 फरवरी 2005 ईस्वी को इसको लागू किया जाता है। इस क्योटो प्रोटोकॉल के रूल रेगुलेशन को 16 फरवरी 2005 को लागू किया जाता है। तो ये पूछता है कि बैठक कब हुआ था और लागू कब किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि ये 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल को, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किन देशों पे कितना प्रतिबंध लगाना चाहिए, वहाँ पे लागू किया गया था। और इसके अलावा और भी जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो संस्था है वो भी काम करते रहती है। फिर वर्ल्ड क्लाइमेट के लिए जो संस्था बनी है वो भी काम करते रहती है। फिर इसके लिए है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कैसे किया जाए, तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कैसे किया जाए। तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में फिर ये आता है कि प्लांटेशन अधिक करिए, प्लांटेशन कीजिए, पेड़ लगाइए।
प्लांटेशन में समझ लीजिए दो चीज़, एक होता है एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, एक होता है रिफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्टेशन कहता है कि नया जगह पर पेड़ लगाइए, नया जगह पर पेड़ को लगाना। और रिफोरेस्टेशन कहता है कि जहाँ लगा हुआ था उसी को दुरुस्त कीजिए, रिपेयर कीजिए उसी को, पेड़ पौधा को लगा करके। तो एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन के बारे में पूछ सकता है कि क्या है, तो नया जगह पर पेड़ लगाने को एफोरेस्टेशन कहते हैं, और रिफोरेस्टेशन उसी जगह को रिपेयर कीजिए, इसको रिफोरेस्टेशन कहते हैं। और डिफोरेस्टेशन को कम कीजिए, पेड़ को काटना कम कीजिए। और उसी में फिर कार्बन सिंक के बारे में चर्चा हुआ। यूरोपियन कंट्री जब बैठक किए तो क्योटो प्रोटोकॉल का ये सब था, ये सब क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से जुड़ा हुआ है। अब यह है कि कार्बन सिंक एक टर्म आता है, कार्बन सिंक। तो क्योटो प्रोटोकॉल में ये बोला गया कि कार्बन सिंक का मतलब है कि पेड़ पौधा लगाइए, बढ़ाइए। और ये जो है कि कार्बन मतलब CO2 की मात्रा को अपने पत्तियों में सिंक कर लेगा, डुबा लेगा, और ये आपको ऑक्सीजन देगा और धरती के टेम्परेचर को बढ़ने से ये बचाएगा। तो कार्बन सिंक का कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन अभी फिलहाल में क्या कंडीशन है, 2015 ईस्वी से 2015 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल को चेंज करके पेरिस जलवायु समझौता कर दिया गया है, पेरिस क्लाइमेटिक एग्रीमेंट, पेरिस जलवायु समझौता कर दिया गया है। अब क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस जलवायु समझौता के तहत जाना जाता है। और इसमें एक चीज है कि ये 22 अप्रैल को जब अर्थ डे था, अर्थ डे बोलते हैं, 22 अप्रैल 2016 को पेरिस जलवायु समझौते क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस किया गया था। यही 22 मतलब 2015 में उस पर विचार किया गया था, लेकिन एग्रीमेंट फाइनली 22 अप्रैल 2016 को उस पर साइन कर दिया गया। और 4 नवंबर 2016 को पेरिस क्लाइमेटिक एग्रीमेंट को लागू कर दिया गया। तो क्या है कि 22 अप्रैल 2016 को न्यूयॉर्क सिटी में बैठक किया गया और उस पर साइन कर दिया गया कि अब क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस समझौता से जाना जाएगा। और 22 अप्रैल क्या है, अर्थ डे के दिन, अर्थ डे के दिन, पृथ्वी दिवस के दिन। और 4 नवंबर 2016 से ये पूरे लागू कर दिया गया, जो भी इसकी नियम और शर्तें थी। और एक चीज, एक डेटा है जो मेंस में लिखने में काम आएगा कि 1750 ईस्वी से लेकर के अगर अभी हम प्रेजेंट में कार्बन का कंडीशन पे चर्चा करें, प्रेजेंट में अगर कार्बन के कंडीशन पर चर्चा करें तो CO2 50% बढ़ चुका है, CO2 50% बढ़ चुका है। मतलब 50% बढ़ने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ अगर 100 है तो इसको अगर 50% बढ़ा दीजिएगा तो 50 इसमें बढ़ गया, तो ये 150 हो गया। और मीथेन गैस जो है CH4 अभी तक 150% बढ़ चुका है, 150% बढ़ चुका है। तो अगर मान लीजिए कि मीथेन गैस पहले 100 था तो 100% बढ़ेगा तो 200, और 150% बढ़ने का मतलब कि ये 150% बढ़ने का मतलब कि 150 इसमें और बढ़ गया, तो ये 250 हो गया।
तो ये एक डाटा है जो कि आपको मेंस में काम आ सकता है कि 1750 ईस्वी से अगर हम लें प्रेजेंट कंडीशन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड 50% बढ़ चुका है और मीथेन 250 मतलब 150% बढ़ चुका है। तो ये क्यों हुआ? मीथेन बोले ना कि मीथेन आर्द्र भूमि वेटलैंड के कारण, और मीथेन काऊ डंग। एक चीज़ और है कि मीथेन जो है कि मीथेन के बारे में, जैसे CO2 तो ह्यूमन एक्टिविटी जितना है सब बढ़ा रहा है, और कितना बढ़ चुका है? 50% अभी तक बढ़ चुका है। लेकिन CH4 मीथेन के बारे में कहता है कि ये 150% बढ़ चुका है। कब से? 1750 ईस्वी से कंपेरिजन करेगा तो मीथेन क्या है? एग्रीकल्चर से भी निकल रहा है, वेटलैंड से भी निकल रहा है, दलदल भूमि से, और कहता है कि काऊ डंग, गाय का गोबर से, अब गाय जो डकार मारता है उससे मीथेन निकल रहा है। तो मीथेन का उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, इसलिए बड़े बड़े देशों में न्यूज आर्टिकल्स में यह छपते रहता है कि जो है कि मतलब उसको बोलते हैं कि जो जानवर है, जानवर का जो पालन पोषण बहुत अधिक जो संख्या में बढ़ रहा है, तो काऊ का डंग जो है, गाय का गोबर, और गाय जो डकार लेता है सब में मीथेन निकलता है। तो इसलिए मीथेन भी ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो हम इसका कारण पढ़ लिए कि कैसे CO2 ट्रैप करता है, और कुल मिला के इसका सार यही है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसेस को GHG को याद करने का तरीका यही होना चाहिए कि वाटर वेपर जिम्मेदार है हीट को ट्रैप करने के लिए, एक सही मात्रा में करे तो ठीक है। फिर CO2 है, फिर N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर मीथेन है, फिर मीथेन है, फिर मीथेन है, फिर मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन है। ओजोन गैसेस है जो CFCS निकाल रहा है, वो गर्म कर रहा है हमारी धरती को। और फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, और फिर SF6 है, पैराफ्लोरोकार्बन बताए थे, SF6 बताए थे, फिर NF3 बताए थे। तो ये एक हद तक ये सब जिम्मेदार है, लेकिन नॉर्मल लेवल पर ये होना ज़रूरी है, ये सबका होना ज़रूरी है, लेकिन मानवीय एक्टिविटी के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण जो कि हमारा धरती का टेम्परेचर लगातार, ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसे हमारा गोला गर्म हो रहा है, हमारा गोला गर्म हो रहा है। और गर्मी तो ज़रूरी है, लेकिन एक हद से ज़्यादा गर्मी क्या कर देगा? सब कुछ को ख़त्म कर देगा, सारा चीज़, एग्रीकल्चर का स्कोप ख़त्म कर देगा। आदमी के जीने के लिए सही क्लाइमेटिक जोन नहीं बचेगा, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, नाक से खून बहने लगेगा, अधिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो बॉडी हमारा उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और कम भी हो गया तो भी दिक्कत है, अगर CO2 ना है तो भी दिक्कत है, और CO2 का ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है तो भी दिक्कत है। तो इसका मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या खराब गैसेस है? तो नो, ग्रीन हाउस गैसेस क्या अच्छा गैसेस है? यस, अगर लिमिट में किया जाए तो, लिमिट में उपयोग किया जाए तो, लिमिट में हो तो सही है, लेकिन अगर लिमिट से एक्सीड करता है तो फिर ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए पॉइजन का काम करेगा। अगर लिमिट से कम होता है तो हम कोल्ड एरा में चले जाएंगे, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होगा। तो जब खाने के लिए कुछ ना होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। और यह है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो सी लेवल, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सबसे बड़ा खतरा है सी का लेवल बढ़ने का, वाटर लेवल ऑफ सी बढ़ेगा, और वाटर लेवल ऑफ सी बढ़ने के बाद क्या होगा कि नया लैंड डूबेगा, जो नई भूमि है, जो नया लैंड है वो डूबेगा, और जो पुराना लैंड है
और जहाँ से बर्फ पिघल गया वहाँ एक नया लैंड बनेगा, एक नई जमीन बनेगी। तो जहाँ पे पुराने लोग बसे हुए हैं वहाँ से लोग को हटना होगा और जहाँ नया बना वहाँ जाना हो। तो कहने का मतलब कि जो लिखा गया है हमारे शास्त्रों में कि ये धरती का विनाश किससे होगा, ये अर्थ डिस्ट्रॉय करेगा किससे, धरती का विनाश किससे है, ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय कृत्य जिम्मेदार होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा तो सी का लेवल बढ़ेगा, और सी का लेवल बढ़ेगा तो जल प्रलय आएगा, जल प्रलय आएगा। और यही जल प्रलय से कहा जाता है कि धरती का विनाश होगा। तो और इस धरती के विनाश के लिए सबसे जिम्मेदार ह्यूमन एक्टिविटी। हम वो जो कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम बहुत सीधे साधे हैं, हमारा क्या दोष है, हम कैसे इन्वायरमेंट को खराब करने में दोषी हैं। हमें तो लगता है कि हम बहुत जेंटलमैन हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप दोषी हैं। तो धन्यवाद। इस पर जितना चर्चा करना था ग्लोबल वार्मिंग पर हो चुका है। मेन ध्यान में बात रखने वाली बात आपको यही है फॉर एग्जाम पर्पस कि जीएसजी गैस कौन है, जीएसजी गैस के बारे में ध्यान रखिएगा। और बाकी जो बताएं वो मेंस आंसर राइटिंग के लिए, आपका दिमाग को एक्सपेंड करने के लिए इतना चीज़ को बताया गया है। मेंस आंसर राइटिंग में ये इसमें कीवर्ड जो है कि काम आएगा, या ऐसे लिखने में कहीं पे काम आएगा। इतना सारा चीज़ को सुनने के बाद आप पॉइंट वाइज सब चीज़ को नोट करिएगा, तो आपको ऐसे लिखने में कहीं पे सहायता मिलेगा, पॉइंट वाइज ऐसे ऐसे कर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।